हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज का जो टॉपिक है वो है प्लासेंटा एम्ब्रायोजेनेसिस एंड फीटल डेवलपमेंट पार्ट 2। इसमें हम क्या क्या के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो डिस्कस करेंगे वो है आयन एंड ट्रेस मैटर। जैसा कि हमें पता है, जो आयोडीन ट्रांसपोर्ट है वो डिपेंड करता है कैरियर मेडिएटेड एनर्जी रिक्वायरिंग एक्टिव प्रोसेस पे। प्लासेंटा क्या करता है, आयोडाइड को कंसंट्रेट करता है। और जब जिंक के कंसंट्रेशन का देखें तो वो मेनली फीटल प्लाज्मा में ज़्यादा होता है एज कंपेरिजन टू मैटरनल प्लाज्मा। जब कॉपर का देखें कंसंट्रेशन या लेवल तो ये फीटल प्लाज्मा में कम होता है। ये सब जानना पड़ेगा क्योंकि ये सब ज़रूरी है। ठीक है, क्यों कम होता है ये जो कॉपर है फीटल प्लाज्मा में? क्योंकि इम्पोर्टेंट जो कॉपर रिक्वायरिंग एंजाइम होता है वो मेनली नेसेसरी होता है फीटल डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, अब देखते हैं कि जो हैवी मेटल है उसको प्लासेंटा कैसे आइसोलेट करता है। सबसे पहले हैवी मेटल बाइंडिंग प्रोटीन मिथाइलोथायोनिन 1 ये प्रेजेंट होता है हमारे ह्यूमन सिंथियोट्रोपोब्लास्ट में। इस प्रोटीन का क्या काम है? ये प्रोटीन क्या करता है, बाइंड करता है हैवी मेटल को और उसको अलग कर देता है, आइसोलेट कर देता है। इन हैवी मेटल में कौन कौन सा है? जिंक, कॉपर, लीड, कैडमियम। लीड क्या है, इंटर कर जाता है फीटल इन्वायरमेंट में अगर माम में 90% आ जाए तो। ठीक है, बट जो प्लासेंटा ट्रांसफ़र है कैडमियम का वो लिमिटेड है। अब कैडमियम सबसे ज़्यादा कहाँ से आता है? तो जो वुमेन सिगरेट स्मोकिंग करती है उनके ब्लड में कैडमियम का लेवल बढ़ा हुआ रहता है। ठीक है, लेकिन ये फीटस को कोई हार्म नहीं करता है क्योंकि ये फीटस को प्लासेंटा को क्रॉस नहीं कर पाता है। लेकिन रैट में ऐसा बोला गया है कि कैडमियम के कारण ट्रोपोब्लास्ट का नंबर कम हो जाता है, जिसके कारण पूरा प्लासेंटा ग्रोथ होता है। अब ये मिथाइलोथियोनिन जो प्रोटीन है जो मेनली हैवी मेटल से बाइंड करके उसको आइसोलेट करता है, वो कॉपर को भी आइसोलेट करता है प्लासेंटल टिश्यू से, जिसके कारण क्या होता है, लो लेवल ऑफ कॉपर दिखेगा कॉड ब्लड में। ठीक है, अब क्या है, ये जो कैडमियम है इसका यहाँ पर रोल आता है। ये क्या करता है ना, ये मिथाइलोथायोनिन को और बढ़ा देता है इसके काम को। ठीक है, जैसा कि आपको पता है ना, ये कैडमियम उन वुमेन में ज़्यादा होता है जो स्मोकिंग करती है। ठीक है, और कैडमियम का क्या काम है, तो ये मिथाइलोथायोनिन प्रोटीन के सिंथेसिस को बढ़ा देता है। और मिथाइलोथायोनिन सिंथेसिस का क्या काम है, ये जो प्रोटीन है वो क्या करता है, कॉपर को आइसोलेट करता है। ठीक है, कॉपर का काम क्या है, तो ये कॉपर जो है ना वो मेनली कोलाजन क्रॉस लिंकिंग में हेल्प करता है। और ये क्या करता है, एमनियन ये सबको टेंसाइल स्ट्रेंथ मतलब स्ट्रेंथ देता है। अब इसकी कमी हो जाएगी तो ये जो क्रॉस लिंकिंग हो रहा है कोलाजन का वो इनएडिक्वेट हो जाएगा, जिसके कारण टेंसाइल स्ट्रेंथ कम हो जाएगा। ठीक है, इसलिए कहा जाता है कि जिसमें जो वुमेन ज़्यादा स्मोकिंग करती है उसमें प्री टर्म मेम्ब्रेन रप्चर होने का खतरा होता है या ज़्यादा उन लोगों में देखा जाता है। ठीक है, और इसके कारण अगर ये कॉपर कम हो जाएगा तो उसको सीडो कॉपर डिफिशियंसी कहते हैं, जो एमनियन को वीक कर देता है। अब आते हैं कैल्शियम और फास्फोरस में। ये दोनों क्या है, एक्टिवली ट्रांसपोर्ट होता है मदर से फीटस में। कैल्शियम का काम क्या है, ये मेनली फीटल स्केलेटन मिनरलाइजेशन में हेल्प करता है। इसलिए कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन जो है ना वो मेनली प्लासेंटा के द्वारा प्रोड्यूस होता है। हमारे फीटस में पाराथायराइड हार्मोन नहीं प्रेजेंट होते हैं, लेकिन उसके सेरोगेट पाराथायराइड हार्मोन रिलेटिंग प्रोटीन प्रेजेंट होता है, जो मेनली कैल्शियम रिलीज में हेल्प करता है। और ये जो पाराथायराइड हार्मोन रिलेटिंग प्रोटीन है वो साइटोट्रोपोब्लास्ट में प्रेजेंट होता है। ठीक है, जो मोडुलेट करता है जो एक्स्ट्रा सेलुलर कंसंट्रेशन है ऑफ कैल्शियम है उसको। ठीक है, तो ये पाराथायराइड हार्मोन रिलेटिंग प्रोटीन सिंथेसिस कहाँ कहाँ से होता है, तो डेसिडुआ, प्लासेंटा और अदर फीटल टिश्यू से। और ये कैल्शियम ट्रांसफ़र को मेंटेन रखता है और होम्योस्टैटिस मेंटेन करता है। विटामिन ए ज़्यादा होता है फीटल प्लाज्मा में एज कंपेरिजन टू मैटरनल प्लाज्मा, क्योंकि इसमें
रेटिनॉल बाइंडिंग प्रोटीन और प्री एल्बुमिन ज़्यादा होता है। ठीक है, ये आता कैसे है? तो सिनसाइटोट्रोपोब्लास्ट से ट्रांसफ़र होता है। अब आते हैं विटामिन सी। तो विटामिन सी भी मदर से फीटस में आता है। ये एनर्जी डिपेंडेंट कैरियर मेडिएटेड प्रोसेस है। विटामिन डी, तो विटामिन डी में कोलिक एल्किफेरॉल मेनली कौन सा? तो 125 डाईहाइड्रोक्सी कोलिक एल्किफेरॉल, जो ज़्यादा देखने को मिलता है मैटरनल प्लाज्मा में एज कंपेरिजन टू फीटल प्लाज्मा। ठीक है, 1 बीटा हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ 25 हाइड्रोक्सी विटामिन D3 मेनली कहाँ पर होता है? तो प्लासेंटा में और देसी दुआ में होता है। अब आते हैं फीटल ऑर्गन सिस्टम डेवलपमेंट। जो सबसे पहला फीटल ऑर्गन है जो डेवलप्ड होता है वो है एमनियोनिक फ्लूइड। अर्ली प्रेगनेंसी में एमनियोनिक फ्लूइड क्या काम करता है? तो अल्ट्रा फिल्ट्रेट ऑफ मैटरनल प्लाज्मा, मतलब माँ के प्लाज्मा में जो भी होता है ना वो एमनियोटिक फ्लूइड में होता है। सेकेंड ट्राइमेस्टर होते होते अब क्या है? तो फीटल स्किन डेवलप्ड हो चुका है। तो ये क्या है ना, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जो है वो डिफ्यूज कर जाता है फीटल स्किन के द्वारा। ठीक है, उसके बाद 20 वीक के बाद क्या होता है? फीटल स्किन में अब कॉर्निफिकेशन स्टार्ट होता है। कॉर्निफिकेशन मतलब क्या होता है? केराटोसाइट डिफ्रेंशिएशन, मतलब धीरे धीरे केराटोसाइट का फॉर्मेशन होता है जो फिजिकल बैरियर बन जाता है स्किन के लिए, जिसके कारण अब प्लासेंटा जो है वो डिफ्यूज नहीं कर पाता है। ठीक है, वर्निक्स जो है वो हेल्प करता है, प्रोटेक्ट करता है फीटल एपिडर्मिस को, वो जो हमारा एमनियोटिक फ्लूइड अंदर जाता है उसको रोकता है। ठीक है, और जिसके कारण मेनली जो एपिडर्मल कॉर्निफिकेशन है वो हो पाता है और उसके बाद स्ट्राटम कॉर्नियन का फॉर्मेशन हो पाता है। ठीक है, अब क्या है? अब तो ये डिफ्यूज नहीं हो रहा है, तो इसके बाद अब जो एमनियोटिक फ्लूइड है वो ज़्यादा जो है वो फीटस के यूरिन से बना हुआ रहता है, क्योंकि जो भी फीटस ये बाथरूम करता है वो तो सब एमनियोटिक फ्लूइड में जाता है। जो फीटल का किडनी है वो प्रोड्यूस करता है यूरिन 12th वीक से। ठीक है, 18 वीक में होते होते वो लगभग 7 से 14 ml पर डे प्रोड्यूस करने लगता है। फीटल यूरिन में होता क्या क्या है? तो यूरिया, क्रिएटिन, यूरिक एसिड और कुछ फीटल प्लाज्मा। ठीक है, जो एमनियोटिक फ्लूइड है अब क्या 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 हो जाएगा? तो जो फीटल का जो सेल है वो जो आइसोलेट हुआ है, वर्निक्स, उसके बाद फीटल का जो हेयर रहता है वो, और बहुत चीज़ें उसमें रहती है। ठीक है, इसके कारण क्या हो जाता है? ये हाइपोटोनिक हो जाता है। क्या? हाइपोटोनिक हो जाता है। ठीक है, एमनियोटिक फ्लूइड ऑस्मोलरिटी डिक्रीज होने लगती है जैसे जैसे गेस्टेशन एज बढ़ता है। परमोली फ्लूइड क्या है? तो ये भी कंट्रीब्यूट करता है सेक्रिएशन में, मतलब कि एमनियोटिक वॉल्यूम को बढ़ाने में। ठीक है, एक्वापोरिन 8 और 9 इम्पोर्टेंट रोल करता है वाटर फ्लो में। कैसे? तो इंट्रामेम्ब्रेनस एब्जॉर्प्शन और प्लासेंटल वाटर ट्रांसफ़र में एक्वापोरिन 8 और 9 इम्पोर्टेंट रोल करता है, तो ये आप याद रखिएगा। बाकी अगर एमनियोटिक फ्लूइड के बारे में ज़्यादा पढ़ना है तो आप एक अलग वीडियो है उसमें जाके पढ़ सकते हैं कि किस ट्राइमेस्टर में कितना बढ़ता है कितना घटता है। ठीक है, क्योंकि जो एमनियोटिक फ्लूइड है ना उसका वॉल्यूम प्रत्येक वीक में वेरिएबल होता है। इसका वॉल्यूम इंक्रीज करता है 8 वीक से 10 ml, फिर वो इंक्रीज करता है 60 ml पर वीक 21 वीक में। उसके बाद ये पीक पे कब होता है? 34 वीक में। ठीक है, कब होता है पीक पे? 34 वीक में। एमनियोटिक फ्लूइड सर्व कैसे करेगा? तो ये कुशन की तरह काम करता है जो मेनली जो हमारा फीटस है उसके डेवलपमेंट में या उसको ट्रॉमा ना हो ये सबसे प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, तो इसका और भी क्या फंक्शन है? तो ये टेम्परेचर मेंटेन करेगा, न्यूट्रिशन की तरह काम करेगा, हाँ कम करेगा लेकिन करेगा तो। ठीक है, एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर में हेल्प करेगा। ठीक है, और एपिडर्मल लाइक ग्रोथ फैक्टर जैसे कि ग्रोथ फैक्टर बी जो प्रेजेंट होता है एमनियोटिक फ्लूइड में। ठीक है, बाद में जब जीआई ट्रैक ये सब क्या हो जाता है? बन जाता है, तो वो जीआई ट्रैक के थ्रू यही एमनियोटिक फ्लूइड जाता है और यूरिन के थ्रू बाहर निकलता है। स्टार्टिंग में जब फीटस रहता है उसमें
ऑक्सीजन तो ये किसके द्वारा लेगा, लंग से तो लेगा नहीं, प्लासेंटा से ही लेगा। और तो उसमें जो उसके लंग को सही रखने के लिए, ग्रोथ और डिफ्रेंशिएशन के लिए मेनली ये इनहेलेशन के थ्रू क्या लेता है, एमनियोटिक फ्लूइड लेता है। ठीक है, अब आते हैं कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। जो फीटल का सर्कुलेशन होता है और जो एडल्ट का सर्कुलेशन होता है बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट होता है। मेनली जो हमारा फीटल ब्लड है उसमें पल्मोनरी वैस्कुलराइजेशन का कोई भी ज़रूरत नहीं है। कहने का क्या मतलब है, फीटस रहता है प्लासेंटा के अंदर, तो फीटस कहाँ से लेता है ऑक्सीजन, प्लासेंटा से लेता है। लेकिन जब वो अडल्ट मतलब जन्म के बाद वो क्या करता है, वो ऑक्सीजन मेनली ये जो लंग है उसके द्वारा लेता है। पंप करने के लिए क्या होता है, हार्ट होता है एडल्ट में। ठीक है, फीटस का जो हार्ट चैम्बर है ना वो कैसे वर्क करेगा, तो वो मेनली वर्क करेगा पैरेलल में। ठीक है, लेकिन जब एडल्ट आ जाते हैं तो वो काम करता है सीरीज में। जो फीटस है ना उसमें जो मेन ऑर्गन होता है जहाँ पे सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन ये देना रहता है वो होता है ब्रेन और हार्ट। ठीक है, और रेस्ट बॉडी के कंपैरिजन में। लेकिन जब बात हो एडल्ट की या बर्थ के बाद की तो हार्ट क्या हो जाता है, खुद एक मेन ऑर्गन हो जाता है जो प्रोवाइड करता है ऑक्सीजन पूरे बॉडी को। ठीक है, ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट मटेरियल जो भी रिक्वायर होता है फीटल ग्रोथ और मैच्योरेशन का वो मेनली प्लासेंटा के थ्रू सिंगल अम्बिलिकल वेन से आता है। अभी आप फीटल सर्कुलेशन देखे होंगे, नहीं देखे हैं तो आप मेरी वीडियो में जाके देख सकते हैं। फीटल सर्कुलेशन में क्या होता है ना, प्लासेंटा से एक अम्बिलिकल वेन निकलता है और दो इसमें अम्बिलिकल आर्टरी आता है। अम्बिलिकल वेन क्या करता है ना, ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरे शरीर में ले जाता है और अम्बिलिकल आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड प्लासेंटा में लाता है। ठीक है, तो वही कह रहा है कि जो वेन है ना वो मेनली पूरे शरीर को ऑक्सीजन देता है। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो वेन है वो बाद में जाके डक्टस वेनोसस और परमोली साइनस में डिवाइड हो जाता है। जैसे कि क्या होता है, ये हमारा प्लासेंटा है, ये हमारा अम्बिलिकल वेन हुआ। सबसे पहला ऑर्गन जो ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है वो है लीवर। तो अगर लीवर के थ्रू जाएगा तो क्या होगा, सारा ऑक्सीजन यूज हो जाएगा। तो फिर जो हमारा मेन पर्पस था कि ब्रेन को सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन प्रोवाइड करना वो तो कम हो जाएगा। तो यहाँ पे एक संत बनता है, एक संत बनता है जिसमें क्या होगा, लीवर के पास एक अलग चला जाता है जिसको हम पोर्टल साइनस कहते हैं, और इधर क्या होता है, हो चला जाता है डक्टस वेनोसस। ठीक है, तो डक्टस वेनोसस मेजर ब्रांच बन जाता है अम्बिलिकल वेन का। ठीक है, जो ट्रांसवर्स करता है लीवर को, उसके बाद इंटर कर जाता है इंफीरियर वेना कावा में। कहाँ में, इंफीरियर वेना कावा में। ठीक है, क्योंकि ये सप्लाई नहीं करता है ऑक्सीजन इंटरवेनिंग टिश्यू को, ताकि ये क्या कर सके, अपने आप को डायरेक्टली हार्ट तक पहुंचा सके। ठीक है, यही कॉन्ट्रास्ट उल्टा हो जाता है एडल्ट में। एडल्ट में क्या होता है, पोर्टस साइनस क्या होगा, कैरी करेगा ब्लड कहाँ, तो हेपेटिक वेन में ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द लीवर। ठीक है, और वहाँ से ऑक्सीजन एक्सट्रैक्ट करता है। एडल्ट में देखिए क्या होता है, तो ये जो हमारा इंफीरियर वेना कावा है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाता है, लेकिन यहीं पे फीटस में क्या होता है, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जाता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए ये जो इंफीरियर वेना कावा है ये क्या हुआ, ब्लड दे दिया। अब वहाँ से जो आता है वो किसके द्वारा आता है, आर्टरी के थ्रू आता है। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। अब बाकी इसका जो पूरा सर्कुलेशन है वो आप एक अलग वीडियो बनाएं फीटल सर्कुलेशन, उसमें जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, मेन यहाँ पर हमारा क्या काम था, तो ये देखना कि कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम कैसे होता है। अब देखते हैं सर्कुलेटरी चेंजेज आफ्टर बर्थ क्या होता है। ये भी उसमें बताई हूँ लेकिन यहाँ पर बता देती हूँ, टॉपिक दिया हुआ है। तो बर्थ के बाद क्या होता है, जो अम्बिलिकल वेसल, डक्टस आर्टरियोसस, फोरामेन ओवेल, डक्टस वेनोसस, ये सब क्या हो जाता है, कंस्ट्रिक्ट कर जाता है, कोलैप्स कर जाता है। सबसे पहले जो फंक्शन क्लोजर होता है वो है डक्टस आर्टरियोसस का। कैसे, तो जब ये लंग का एक्सपेंशन होता है तो ब्लड कहाँ से लीव करने लगते हैं, अब राइट वेंट्रिकल से लीव करने लगते हैं। मतलब इस तरह से होता है ना बर्थ के बाद। मेनली क्या होगा,
तो और होता ये है आर्टरी और ये वेन। तो क्या हो जाएगा, लेफ्ट आर्टरी से पूरे शरीर में जाएगा ब्लड, और लेफ्ट वेंट्रिकल से पूरे शरीर में ब्लड जाता है, और राइट वेंट्रिकल से परमोली सिस्टम में चला जाता है। तो इस तरह का सिस्टम होता है। और यहाँ पर जो था एक ये संत, वो क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है। ये संत का नाम क्या था, डक्टस आर्टरियोसस। तो वो क्लोज हो जाएगा सबसे पहले, ठीक है। उसी तरह वेंट्रिकल जो पैलर में काम करते थे वो सब अब सीरीज में काम करने लगेंगे, ठीक है। अब देखते हैं हेमेटोलॉजिकल डेवलपमेंट कैसे होता है। हेमोपोएसिस, ब्लड का बनना। अर्ली एम्ब्रायो में जो हेमोपोएसिस होता है वो सबसे पहले यॉर्क सैक से बनता है, और फॉलो बाई लीवर, और उसके बाद फाइनली बोन मैरो। सबसे पहले यॉर्क सैक के बाद लीवर, और लीवर के बाद बोन मैरो से बनता है। जो सबसे पहला इरेथ्रोसाइट होता है वो रिलीज होता है फीटल सर्कुलेशन में। वो क्या था, न्यूक्लिएटेड था, मैक्रोसाइटिक होता है। मतलब फीटल सर्कुलेशन में जो सबसे पहला इरेथ्रोसाइट बनता है वो कैसा था, कैसा होता है, न्यूक्लिएटेड होता है और मैक्रोसाइटिक होता है, याद रखिएगा। क्योंकि जब ये एडल्ट में आइएगा तो ये जो हमारा आरबीसी है वो एन्यूक्लिएटेड हो जाता है, ठीक है। तो फीटल सर्कुलेशन में जो फर्स्ट इरेथ्रोसाइट रिलीज होता है वो न्यूक्लिएटेड होता है और मैक्रोसाइटिक होता है। मीन सेल वॉल्यूम कैसे हम एक्सप्रेस करते हैं, तब फेम्टोलीटर में एक्सप्रेस करते हैं। एक फेम्टोमीटर इक्वल टू 1 क्यूबिक माइक्रोमीटर होता है। क्या, 1 क्यूबिक माइक्रोमीटर होता है, ठीक है। मीन सेल वॉल्यूम जो होता है वो एटलीस्ट 180 फेकोलीटर होता है एम्ब्रायो में, जो डिक्रीज होते जाता है टर्म के पास आते आते। कितना टर्म में कितना हो जाएगा, मीन सेल वॉल्यूम 180 ये फेम्टोलीटर, और जब वो टर्म तक आएगा तो सिर्फ बचेगा 105 से 115 फेम्टोलीटर, ठीक है। इलिथ्रो एनीप्लॉयडी फीटस में क्या होता है ना, कि ऐसा नहीं होता है कि उसमें मैचुरेशन होता है, उनमें कोई भी मैचुरेशन नहीं होता, और अभी भी वो हाई मीन सेल वॉल्यूम मेंटेन करते हैं, एवरेज में 130 फेम्टोलीटर, ठीक है। जैसे जैसे डेवलपमेंट होता है फीटस का, ज़्यादा से ज़्यादा सर्कुलेटिंग इरिथ्रोसाइट बनता है, और उनका जो साइज होता है उतना ही छोटा होते जाता है, वो नॉन न्यूक्लिएटेड होते जाते हैं। फीटल डेवलपमेंट के साथ, मतलब ग्रोथ के साथ, दोनों ब्लड वॉल्यूम कहाँ कहाँ, तो फीटो प्लासेंटल सर्कुलेशन और हेमोग्लोबिन कंसंट्रेशन, ये दोनों बढ़ता है। मतलब कि कॉमन फीटो प्लासेंटल सर्कुलेशन में और हेमोग्लोबिन कंसंट्रेशन में ब्लड वॉल्यूम बढ़ता है। हेमोग्लोबिन कंटेंट जब मिड प्रेगनेंसी रहती है ना, तो उसमें अगर हेमोग्लोबिन का कंटेंट देखें तो वो 12 ग्राम पर DL राइज करता है, लेकिन टर्म पे आते आते वो 18 ग्राम पर DL हो जाता है। जैसा कि साइज ज़्यादा होता है फीटल इरेथ्रोसाइट का, जो लाइफ स्पेन है वो स्मॉलर होते जाता है, ठीक है। मेनली कितना हो जाता है, 90 डेज एट टर्म, जिसके कारण आरबीसी का प्रोडक्शन बढ़ जाता है। जो रेटिकुलर साइट थे वो स्टार्टिंग में हाई लेवल में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन टर्म में जाते जाते उनका 4 से 5% वो कम हो जाते हैं। फीटल इलेक्ट्रोसाइट स्ट्रक्चरली और मेटाबॉलिकली डिफरेंट होता है एडल्ट इलेक्ट्रोसाइट से, ठीक है, क्योंकि इनमें ज़्यादा डिफॉर्मेबल होता है, ज़्यादा विस्कोसिटी होता है, इसमें बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, उसमें बहुत सारी एक्टिविटी होती है। इरिथ्रोपोएसिस मेनली कंट्रोल किया जाता है फीटल इरिथ्रोपोएटिन का, क्योंकि जो माँ का इरिथ्रोपोएटिन है वो प्लासेंटा को क्रॉस नहीं करता है। जो फीटल हार्मोनल प्रोडक्शन है वो मेनली डिपेंड करता है या इन्फ्लुएंस करता है टेस्टेरियन, एस्ट्रोजेन, प्रोस्टाग्लैंडिन्स, थायराइड हार्मोन, लिपोप्रोटीन पे। जो सीरम इरिथ्रोपोएटिन लेवल है वो इंक्रीज करता है फीटल मैच्योरिटी के साथ, और जो एग्जैक्ट प्रोडक्शन साइट है वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो फीटल लीवर क्या होता है, इम्पोर्टेंट सोर्स बन जाता है जब तक कि रीनल प्रोडक्शन चालू ना हो जाए, ठीक है।
बर्थ के बाद ये इरिथ्रोपोएटिन जो है वो नॉर्मली 3 मंथ तक डिटेक्टेबल नहीं होता। वहीं जो प्लासेंटा प्रोडक्शन है वो स्टेबल होता है मिड प्रेगनेंसी में, ठीक है। और ये गेस्टेशन के दौरान बहुत ज़्यादा वेरी करता है, ठीक है। अब आते हैं फीटो प्लासेंटल ब्लड वॉल्यूम में। जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो मेजरमेंट होता है ना ह्यूमन फीटो प्लासेंटल ब्लड वॉल्यूम वो लैकिंग होता है। रिपोर्ट में बताया गया है कि टर्म नॉर्मल न्यूबॉर्न का मेनली कितना एवरेज होता है 78 ml पर केजी अगर इमीडिएट कॉर्ड क्लैंपिंग किया जाए तो। लेकिन अगर फीटल ब्लड वॉल्यूम जो कंटेन होता है प्लासेंटा से उसमें कॉर्ड क्लैंपिंग अगर बाद में प्रमोट किया जाए तो 45 मिलीग्राम पर केजी ऑफ फीटल वेट होगा, ठीक है। टर्म में मेनली कितना होता है फीटो प्लासेंटल ब्लड वॉल्यूम तो 125 ml पर केजी, ठीक है। अब आते हैं फीटल हेमोग्लोबिन। इसका जो हेमोग्लोबिन है वो जैसे एडल्ट का होता है टेट्रामेलिक प्रोटीन इसमें भी होते हैं, ठीक है। इसमें 2 कॉपीज पाए जाते हैं, 2 तरह का डिफरेंट पेप्टाइड पाया जाता है, एक अल्फ़ा एक बीटा, ठीक है। ये हेमोग्लोबिन जैसा प्रोड्यूस होता है उसके अनुसार जो नॉर्मल एडल्ट हेमोग्लोबिन ए है वो बना हुआ होता है अल्फ़ा और बीटा चेन का। लेकिन जब एम्ब्रियोनिक या फीटल लाइफ हो उस समय अल्फ़ा और बीटा चेन मेनली वेरियस बहुत सारे होते हैं। इसके कारण क्या होता है एडल्ट का और ये फीटल का जो हेमोग्लोबिन है वो अलग अलग होता है। जीन जो होते हैं बी टाइप के लिए वो क्रोमोसोम नंबर 11 पर होते हैं और जो जीन होते हैं अल्फ़ा टाइप चेन के लिए वो क्रोमोसोम नंबर 16 पे होते हैं, ठीक है। ये दोनों जीन मेनली टर्न ऑन और उसके बाद ऑफ करते रहते हैं फीटल लाइफ में, ठीक है। जब तक ये कब तक करते हैं जब तक कि डायरेक्ट प्रोडक्शन ना होने लगे हेमोग्लोबिन ए का, ठीक है। यहाँ पिक्चर देखिए इस तरह से होता है 11 पे बीटा लाइक जीन बन रहा है, 16 पे अल्फ़ा लाइक जीन बन रहा है और एक बार हेमोग्लोबिन बन जाएगा तो देखिए यहाँ पर क्या है ये एम्ब्रायो में फीटस है, ठीक है। एम्ब्रायोलॉजी एम्ब्रायो के समय गोबर HB गोबर प्रेजेंट होता है, याद रखिएगा क्या HB गोबर। फीटस के समय HbF होता है और एडल्ट में क्या बन जाता है HbA बन जाता है। ये याद करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। एम्ब्रायो में क्या होता है ये गोबर होता है, फीटस में F होता है और एडल्ट में A होता है। तो ये दोनों तो ईजी है, एडल्ट का A तो इसका A, फीटस का F इसका F, एम्ब्रायो का E लेकिन वो है गोबर, ठीक है। टाइमिंग ऑफ प्रोडक्शन जो होता है सबका अलग अलग होता है। ये डिपेंड करता है साइट ऑफ हेमोग्लोबिन प्रोडक्शन का। जैसे कि फीटस का जो ब्लड है सबसे पहले प्रोड्यूस होता है यॉर्क सैक के द्वारा जहाँ पर हेमोग्लोबिन गोबर 1 और हेमोग्लोबिन गोबर 2 एंड पोर्टलैंड मेनली बनता है। इरिथ्रोपोएसिस उसके बाद मूव कर जाता है लीवर में, तब फीटल हेमोग्लोबिन एफ बनता है। अब जो हेमोपोएसिस है वो फाइनली मूव कर जाता है बोन मैरो में, तब हेमोग्लोबिन ए का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। मतलब कि यॉर्क सैक में क्या मिलेगा गोबर मिलेगा, लीवर में क्या मिलेगा HbF मिलेगा, बोन मैरो में क्या मिलेगा HbA मिलेगा, ठीक है। फाइनल एडल्ट वर्जन जो होता है अल्फ़ा चेन वो मेनली प्रोड्यूस हो जाता है 6 वीक तक। उसके बाद कोई भी उसमें चेंजेस नहीं देखने को मिलते हैं। अगर अल्फ़ा चेन में म्यूटेशन या डिलीशन ऑकर हो गया तो उसके लिए कोई भी अल्टरनेट अल्फ़ा चेन नहीं है जो उसको सब्स्टिट्यूट कर सके और फॉर्म कर सके फंक्शनल हेमोग्लोबिन। वहीं कॉन्ट्रास्ट में बीटा चेन का एटलीस्ट 2 वर्जन होता है, डेल्टा और गामा। क्या है डेल्टा और गामा जो रिमेन प्रोडक्शन होते रहता है फीटल लाइफ में। अगर इन द केस बीटा जीन में म्यूटेशन या डिलेशन हो गया
तो इसका जो 2 अदर वर्जन है वो अल्टरनेटिव बन जाएगा, जिसके कारण हेमोग्लोबिन A2 या हेमोग्लोबिन F बन जाएगा, जो विच कंस्टिट्यूट फॉर द एबनॉर्मल एंड मिसिंग हेमोग्लोबिन। ठीक है। जीन टर्न ऑफ क्या करेगा, तो मिथाइलेशन और कंट्रोल करेगा रीजन को, जो डिस्कशन किया है दूसरा चैप्टर में। मेनली कुछ सिचुएशन में मिथाइलेशन नहीं होता, जैसे कि न्यूबॉर्न जो डायबिटिक वुमेन है उसका न्यूबॉर्न। हेमोग्लोबिन F क्या होता है, परसिस्ट करता है ड्यू टू हाइपोमिथाइलेशन ऑफ ये गामा जीन। सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है, ये जो गामा जीन है वो अनमाइलिनेटेड रह जाता है, जिसके कारण लार्ज क्वांटिटी में फीटल हेमोग्लोबिन कंटिन्यू रहता है प्रोड्यूस होना। ठीक है। अब क्या है, इंक्रीज हेमोग्लोबिन F लेवल बढ़ेगा, जिसके मेनली ये कम ही देखा जाता है सिकल सेल डिजीज के सिम्टम में। अब फंक्शनल डिफरेंस देखें हेमोग्लोबिन A और हेमोग्लोबिन F में, तो इसमें मेनली क्या होता है, ऑक्सीजन टेंशन और आइडेंटिकल प्रेशर पे pH पे मेनली फीटल इलेक्ट्रोसाइट मोस्टली कंटेन होता है हेमोग्लोबिन F, और ये बाइंड करता है मोर ऑक्सीजन से एज कंपेरिजन टू हेमोग्लोबिन A। इसके कारण हेमोग्लोबिन A बाइंड करता है 2,3-डाइफॉस्फोग्लाइसिलेट ज़्यादा रेपिडली से एज कंपेरिजन टू हेमोग्लोबिन F। मतलब ये तो समझ में आ गया, हेमोग्लोबिन जो F है वो ज़्यादा बाइंड करेगा किससे, तो वो मेनली ज़्यादा बाइंड करता है ऑक्सीजन टेंशन में आइडेंटिकल pH में। ठीक है। और जो हेमोग्लोबिन A है वो ज़्यादा बाइंड करेगा 2,3-D, जिसके कारण हेमोग्लोबिन A में क्या होता है ना, ऑक्सीजन के लिए एफिनिटी कम हो जाता है। अब प्रेगनेंसी में आपको तो पता है कि जो फीटस ब्लड है और मैटरनल ब्लड है दोनों का कोई लेना देना नहीं रहता है, क्योंकि मैटरनल ब्लड क्रॉस नहीं करता है फीटल प्लासेंटा को। तो जो मैटरनल 2,3-DPG लेवल होता है प्रेगनेंसी के टाइम में वो ज़्यादा होता है, क्योंकि जो फीटल इलेक्ट्रोसाइट है ना उनमें ये जो कंसंट्रेशन होता है कम होता है, जिसके कारण उसमें ऑक्सीजन की एफिनिटी बढ़ जाती है। ठीक है। अब जो अमाउंट ऑफ हेमोग्लोबिन F है फीटल इलेक्ट्रोसाइट में लास्ट वीक ऑफ प्रेगनेंसी में घटने लगता है। टर्म आते आते 3/4 टोटल हेमोग्लोबिन ही बचता है, कितना, हेमोग्लोबिन F ड्यूरिंग फर्स्ट 6 to 12 मंथ ऑफ लाइफ। अब वो जन्म लेने के 6 से 12 मंथ में क्या होगा, हेमोग्लोबिन F का जो प्रोपोर्शन होगा वो कंटिन्यूसली घटते जाएगा और इवेंटफुली लो लेवल फाउंड होता है एडल्ट इरिथ्रोसाइट में। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स जो है वो मेडिएट करेगा इस स्विच को फीटल से एडल्ट हेमोग्लोबिन में करने के लिए, और ये जो इफ़ेक्ट होता है वो इरिवर्सिबल होता है। तो कौन ये क्वेश्चन आ सकता है कि F को A में बदलने में कौन हेल्प करता है, तो वो हो जाएगा हमारा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। ठीक है। अब आते हैं कोगुलेशन फैक्टर। चलिए देखते हैं अब कोगुलेशन फैक्टर के बारे में। तो जो फीटल कोगुलेशन फैक्टर है, मतलब जो फीटस में कोगुलेशन फैक्टर, आपको पता है 13 कोगुलेशन फैक्टर होते हैं, तो मेनली फीटस में लोअर लेवल ऑफ कोगुलेशन फैक्टर 2, 6, 9, 10, 11, 12, 13 और फाइब्रिनोजेन प्रेजेंट होता है, जिसके लिए हम क्या करते हैं, प्रोफाइलैक्सिस देते हैं विटामिन K का इंजेक्शन, ताकि हम प्रिवेंट कर सकें हेमोरेजिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न। प्लेटलेट काउंट नॉर्मल रहता है, थ्रोम्बिन टाइम प्रोलॉन्ग रहता है, फैक्टर 13 और प्लाज्मिनोजेन एडल्ट के कंपेरिजन में लोअर रहता है। अगर फैक्टर नंबर 8 कम रहा तो हेमोफीलिया होने का डर है, और ये हेमोफीलिया मेल पेशेंट में देखने को मिलेगा। तो यहाँ तक समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अब आते हैं प्लाज्मा प्रोटीन में। लीवर एंजाइम और अदर प्लाज्मा प्रोटीन मेनली प्रोड्यूस किया जाता है फीटस के द्वारा। इसका कोई भी मैटरनल लेवल से लेना देना नहीं है। कंसंट्रेशन जो होता है ये प्लाज्मा प्रोटीन, एल्बुमिन, लैक्टिक डिहाइड्रोजिनेज, एस्पाराटेट अमीनो ट्रांसफरेज, गामा ग्लूटामाइल,
ट्रांसपेप्टिडेज और अलानिन ट्रांसफेरेज सभी बढ़ा हुआ रहता है, जबकि प्री एल्बुमिन लेवल घटता है गेस्टेशन एज के साथ। बर्थ में मीन टोटल प्लाज्मा प्रोटीन और एल्बुमिन कंसंट्रेशन मेनली फीटल ब्लड और मैटरनल ब्लड का लेवल सेम रहता है।